नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आपने इस वीडियो का थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि नेपाल के अंदर में जो चाइना के मतलब की सरकार थी वो पूरी तरीके से गिर चुकी है और ये नेपाल के अंदर में हमेशा होते रहा है। अब देखो, क्योंकि नेपाल में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पार्टीज हैं वो ज़्यादा हैं और उनका दबदबा भी नेपाल के अंदर में ज़्यादा है, इसीलिए ये पार्टीज जो है वो हमेशा कोई ना कोई तो पावर में रहती ही है। मिला जुला करके चाहे सरकार बना ले, लेकिन ये हमेशा पावर में रहती हैं और इसीलिए ये नेपाल की तरफ बहुत लीन होती हैं। उसी में से एक पीएम, वैसी एक पार्टी के पीएम थे पुष्प कुमार दहल। अब पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो हैं वो आते हैं, उनकी पार्टी का नाम है सीपीएन यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। अब इस पार्टी से ये आते हैं और ये पार्टी पूरी तरीके से चाइना को सपोर्ट करती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, ऑब्वियसली बीइंग अ कम्युनिस्ट पार्टी, एंड उसके ऊपर से आइडियोलाइज किसको करते हैं, माओ जेडोंग को। माओ जेडोंग की जो फिलॉसफी है उससे प्रेरित है, तो ऑब्वियसली इनका जो पूरा सपोर्ट है वो चाइना की तरफ रहता है। और ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 2023 में एक मैप, एक बहुत कंट्रोवर्शियल मैप निकाल दिया था नेपाल का, जिसमें कई सारी इंडिया की टेरिटरी को उन्होंने नेपाल की टेरिटरी बता दी थी। ठीक वही काम जो चाइना करते आया है वो इन्होंने कंट्रोवर्शियली कर दिया था और इंडिया को दिखा दिया कि इंडिया ने नेपाल की टेरिटरी को जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ है। हालांकि आपने हमेशा सुना होगा कि नेपाल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं रॉक सॉलिड रिलेशन रहे हैं हमेशा से, चाहे वहाँ पर राजशाही हो चाहे वहाँ पर सरकार हो, लेकिन इंडिया ने हमेशा नेपाल को वो सपोर्ट एक्सटेंड किया है जब भी उसको ज़रूरत है। हालांकि 2015 अर्थक्वेक में आपने देखा कि किस तरीके से नेपाल डिस्ट्रॉय हो गया था पूरी तरीके से, और भारत की सरकार ने हर तरीके से नेपाल को मुमकिन मदद करी थी वहाँ पर। तो चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है नेपाल में, और उसके लिए सबसे बहुत इजी हो गया है ये टास्क, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी रहती है रूल में। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रमुख जो लेफ्ट की पार्टियाँ हैं उसके बारे में, दो प्रमुख पार्टियाँ हैं, सिंपल सी आपको बात समझनी है। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर है और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल है, यानी कि यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब नाम तो इसका यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, लेकिन ये पार्टी चलाते हैं केपी शर्मा ओली, और केपी शर्मा ओली थोड़े से मॉडरेट कम्युनिस्ट हैं। अब कम्युनिस्ट मॉडरेट कैसे हो सकता है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वो एक मॉडरेट कम्युनिस्ट हैं और सरकार कैसे चलाना है, किसको जोड़ तोड़ के कैसे सरकार बनानी है, कैसे पीएम बनना है, वो उनको बहुत अच्छे से पता है। मतलब आप समझ लो कि नेपाल के नीतीश कुमार है वो, तो पिछली बार अभी वही पीएम थे, मतलब प्रचंड के पहले जो सरकार थी वो केपी शर्मा ओली पीएम थे। तो ये दो प्रमुख लेफ्ट की पार्टी है, कभी अलग अलग लड़ते हैं, कभी ये लोग अलायंस में आकर के एक साथ भी लड़ लेते हैं, अलग अलग लड़ के भी कभी कभी हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। तो अभी जो सरकार थी वो इन दोनों के सपोर्ट से बनी हुई सरकार वहाँ पर थी। अब क्योंकि ये प्रचंड जो है वो सीपीएन एमसी पार्टी से आते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक पूरे, मतलब क्योंकि माओ की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो पूरे रेडिकल रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट हैं और इंडिया के लिए ये बहुत ख़राब प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये इंडिया को बहुत कम सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ये अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए वहाँ पर। उसके बाद भी इन्होंने नेपाल के साथ में एक रेल कॉरिडोर डील जो है वो जल्दी से साइन कर दी कि अगर मैं पीएम पद से हट भी जाऊँ तो यहाँ पर ये रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहे और गवर्नमेंट उसको रोक ना पाए, और इसके तहत चाइना जो है वो पैसा लगा दे नेपाल में किसी तरीके से। तो ये चाइना की लीडिंग पार्टी से है। अब इंडिया के मतलब की अगर सरकार की बात करें, इंडिया के मतलब की पार्टी की बात करें, तो आप समझ लो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी है जिसको एनसी कहते हैं। अभी जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है ये हमेशा इंडिया को सपोर्ट करती है। ये आप कह लो कि एक तरीके से जो आइडियोलॉजिकली आप देखो तो वहाँ नेपाल की ये बीजेपी है एक तरीके से, तो वो प्रो हिंदू पार्टी, हिंदू पॉलिटिक्स, मधेशी मूवमेंट, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये पार्टी जो है नेपाली कांग्रेस पार्टी वो चलती है। तो अब हुआ कि वो आपको रिजल्ट में आगे चल करके दिख जाएगा। अब अगर प्रचंड की बात करें तो प्रचंड जो है वो पावर में कैसा है अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये दिखाता है कि इंडिया ने कैसे सपोर्ट किया है नेपाल को हर जगह पर, क्योंकि इंडिया का बहुत नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है, आना जाना मतलब फ्री मूवमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर इंडिया की सरकार का बहुत ज़्यादा आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ा सा हस्तक्षेप वहाँ पर रहता है, इंडिया और चाइना दोनों की सरकारों का। और नेपाल को वो हस्तक्षेप चाहिए भी, बिकॉज वो सरकार इतनी बनती गिरती है नेपाल के अंदर में कि वो बहुत बड़ी एक समस्या है। तो हुआ क्या कि इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे जब राजशाही हुआ करती थी नेपाल में, लेकिन राजशाही 2005 में कुछ लीन करने लग गई चाइना की तरफ, और फाइनली नेपाल में क्या हुआ कि एक डेमोक्रेसी स्थापित की गई। मतलब पहली बार नेपाल के अंदर में जो सरकार बनी वो 2008 में सरकार बनी, और 2008 में जब सरकार बनी
तो इसका मतलब ये था कि जो इनके जैसे नेता थे, प्रचंड जैसे, जो कि 90s 90 के दशक से ही काफ़ी एक्टिव थे, और इनका क्योंकि माओइस्ट आइडियोलॉजी से आते थे तो भूमि की बात, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात और तमाम ऐसे मुद्दे इन्होंने उठाए हुए थे। अब आप सोचो कि चाइना की पॉलिटिक्स में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल की पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा था, इसीलिए बड़ी बड़ी जितनी पार्टी खड़ी हो पाई नेपाल के अंदर में वो सारी कम्युनिस्ट पार्टीज खड़ी हुई। तो उन्हीं में से एक पार्टी इनकी थी। पहले ये इन्होंने आर्म्स उठा लिए थे, जो रॉयल आर्मी थी नेपाल की, रॉयल नेपालीज आर्मी, उसके खिलाफ इन्होंने बंदूकें उठा ली थी अपनी पार्टी बना करके, और ये लगातार 90 के दशक से रॉयल नेपालीज आर्मी से लड़ रहे थे और छिप करके रह रहे थे, और इंडिया में भी कई जगहों पर ये छिपे हुए थे, और इंडिया के खिलाफ भी इनकी लड़ाई थी, और जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा था। लेकिन फाइनली इनको समझ में आता है कि इंडिया से इनको हाथ मिलाना पड़ेगा अगर इनको लेजिटिमेसी चाहिए नेपाल के अंदर में। तो इन्होंने 2005 में जब राजशाही से इंडिया के रिलेशंस खराब हुए तो इंडिया की गवर्नमेंट से हाथ मिलाए कि आप हमारी सरकार बनवाइए, आप डेमोक्रेसी लेकर के आइए, तमाम बड़ी बड़ी बातें करी। लेकिन जब पावर में आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले तो ये वन पार्टी रूल बनाने की कोशिश करते हैं नेपाल के अंदर में, जिससे जो इंडिया को नागवार था, और उसके बाद ये लीन होने लगते हैं चाइना की तरफ, जिसके बाद इंडिया ने इनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया। तो 2008 से ही आप समझ रहे हो कि डायनेमिक्स जो है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टीज के पास रही हैं। अब इस बार क्या हुआ है कि प्रचंड के पास अच्छी खासी बहुमत थी, मतलब मिला जुला करके कोalition सरकार थी, लेकिन इस सारी लेफ्ट की पार्टी एकजुट होकर के इन्होंने सरकार बनाई थी। तो अब इसका डायनेमिक्स अगर आप समझो तो यहाँ पर केपी ओली की जो पार्टी है, यानी कि CPN UML, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने सपोर्ट दिया हुआ था प्रचंड की पार्टी को, पुष्प कुमार दहल प्रचंड की पार्टी को, जिनकी पार्टी का नाम है CPN-MC। अब ये दोनों अपने सपोर्ट से काम कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों पार्टीज़ में आपस में बहुत झगड़े होते रहते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। एक बार सपोर्ट दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट दे दिया, ऐसा हो चुका है। मतलब 2022 में जो चुनाव हुए थे, सबसे पहले दोनों मिला करके सरकार बना ली, उसके बाद इन्होंने, मतलब कि प्रचंड जो है वो इनका साथ छोड़ करके नेपाली कांग्रेस के साथ चले गए, जो कि इनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी है। नेपाली कांग्रेस वही पार्टी जो भारत को सपोर्ट करती है, उनके साथ चले गए, उन्होंने इनको सपोर्ट दे दिया, फिर ये कॉन्फिडेंस मोशन जीत गए, उसके बाद फिर उनसे सपोर्ट लेकर के फिर ये दोनों साथ आ गए। तो ऐसा बहुत हो चुका है नेपाल की पॉलिटिक्स, और फाइनली प्रचंड की जो राजनीति है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ डायनेमिक्स कैसे होता है नेपाल की पार्लियामेंट के अंदर में, क्योंकि बहुत कम वोट इनको मिले हैं। टोटल अगर नेपाल की पार्लियामेंट में आप देखोगे तो 275 मेंबर्स होते हैं, और उन 275 मेंबर्स में से आपको अगर अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है, सरकार बनानी, तो 138 सीटें आपको चाहिए। तो 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें 138 ये सीट जो थी वो किसी के पास नहीं थी मेजॉरिटी। तो 2-3 पार्टीज ने मिलजुल करके, यानी कि केपी शर्मा ओली, UML, उसके बाद MC यानी कि प्रचंड, इन दोनों प्रमुख पार्टियां, और छोटी छोटी 2-3 पार्टी और 1-2-3 जो इंडिपेंडेंट MLAs थे, उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई थी। अब जब केपी शर्मा ओली ने इनसे सपोर्ट वापस लिया है तो जो कॉन्फिडेंस मोशन था उसको प्रूव करने के लिए इनको 138 वोट चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इनको सिर्फ 63 वोट इनके फेवर में मिले, और 194 जो वोट थे वो इनके अगेंस्ट में थे, और इसीलिए इनकी सरकार अब पूरी तरीके से गिर गई है। तो अब आपको थोड़ा सा नेपाल के पॉलिटिक्स और सीट गेम को समझना पड़ेगा, और अब कौन सरकार बनाएगा वो एक बहुत बड़ी बात है। और केपी शर्मा ओली मे बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बट विद द हेल्प ऑफ द नेपाली कांग्रेस, और इसीलिए ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अभी मैं आपको डायनेमिक्स समझाने के लिए एक बार आपको 2017 के इलेक्शंस में सीटें दिखाता हूं, और उसके बाद मैं बताता हूं कि नेपाल की पॉलिटिक्स चेंज कैसे हुई है। अब देखो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, जो मैंने आपको कहा कि CPN UML जो कि केपी शर्मा ओली की पार्टी है, उनको 2017 के चुनाव में 94 सीटें मिली थी, यहाँ पर 94, और नेपाली कांग्रेस जो कि इंडियन सपोर्टेड पार्टी है, नेपाली कांग्रेस को यहाँ पर 63 सिर्फ वोट सीट्स मिली थी, और वहीं CPN माओइस्ट सेंटर जो कि प्रचंड की पार्टी है, उनको यहाँ पर 49 सीट्स मिली थी। तो यहाँ पर क्लियरली आप देखो कि प्रचंड की पार्टी को हमेशा कम सीट मिलते आई हैं। इसके पहले में भी तो और ख़राब स्थिति थी, और UML को हमेशा ज़्यादा सीट्स मिलती आई हैं। तो केपी शर्मा ओली जो है 2017 में इस तरीके का स्ट्रक्चर था, और केपी शर्मा ओली हमेशा से प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं, और वो जोड़ तोड़ करके वो प्राइम मिनिस्टर बन ही जाते हैं। और प्रचंड क्योंकि रिवॉल्यूशनरी रेडिकल थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन वो कभी कभी इधर से उधर पलट जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से ही पलट जाते हैं। तो एक बार अचानक से उन्होंने मदेशी मूवमेंट को लेकर के वो आगे बढ़ने लगे, और 2020 से पूरा उसको मोबिलाइज़ किया, और फाइनली जब 2022 में चुनाव हुए तो वो मूवमेंट जो है वो उन्होंने उस मूवमेंट को अचानक से छोड़ दिया और लेफ्ट अलायंस के साथ चले गए।
तो अब लेफ्ट अलायंस जो है वो क्या है कि इनकी पार्टी CPN UML और CPN माओइस्ट सेंटर, ये दोनों मिल करके एक तरीके से चुनाव जो है वहाँ पर लड़ते हैं लेफ्ट अलायंस की तरफ से। अगर मान लो अलग अलग भी लड़ रहे हैं तो अगर मेजॉरिटी नहीं होती है तो ये एक दूसरे का समर्थन करके सरकार तो बना ही लेते हैं। तो KP शर्मा ओली और प्रचंड में से कोई ना कोई PM बन जाता है और नेपाली कांग्रेस वहाँ अकेले रह जाती है। लेकिन अब हुआ क्या कि नेपाल में पॉलिटिक्स हो गई बहुत ज़्यादा चेंज 2021 के बाद। 2021 के बाद वहाँ पर हिंदू अपराइजिंग देखा गया बहुत ज़बरदस्त, और इसीलिए नेपाल में 3 साल से जो है कि वो हिंदू मूवमेंट चल रहे थे। वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की डिमांड आपने सुना होगा कि चल रही थी, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा सरकार के खिलाफ हो रहे थे, लोग काफ़ी नाखुश थे। तो 2022 में 20 सितंबर को जब चुनाव हुए तो रिजल्ट्स के अंदर वो सारी चीज़ साफ साफ झलक गई। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मतलब कि यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट KP ओली की जो पार्टी है, जो पिछली बार जिनको 94 सीट मिली थी, उनकी सीटें घट करके यहाँ पर सिर्फ 78 सीटें रह गई। तो यहाँ पर उनको 43 सीटों का नुकसान हुआ। और उसके बाद नेपाली कांग्रेस ने यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई, क्योंकि ये हिंदू पॉलिटिक्स करते थे और वो चीज़ सीधा सीधा 2022 के चुनावों में दिख गया और 89 सीटें इनको यहाँ पर मिली और 26 सीटों की इनकी बढ़ोतरी हुई। और स्थिति कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि माओइस्ट सेंटर यानी कि प्रचंड की पार्टी की स्थिति और ख़राब हो गई। सिर्फ और सिर्फ इनको 32 सीटें यहाँ पर मिल पाई। अब लेकिन देखो, सिर्फ 32 सीटें पाकर भी प्रचंड PM कैसे बन गए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हुआ क्या कि UML के जो नेता हैं KP शर्मा ओली, उनके पास भी अपनी मेजॉरिटी नहीं थी। अब उनको मेजॉरिटी पाने के लिए छोटी छोटी पार्टीज़ का सपोर्ट चाहिए था। और ये छोटी पार्टीज़ कौन कौन सी थी? इन छोटी पार्टीज़ में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, प्रजातंत्र पार्टी, जनमत पार्टी और यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, सब छोटी छोटी पार्टी हैं जिनके पास कभी 3 सीट, 10 सीट, 12 सीट, 14 सीट ऐसे सीट्स थी इनके पास। तो इन लोगों का सपोर्ट इनको चाहिए था, इन सबका सपोर्ट इनको चाहिए था, तब जा करके यहाँ पर ये UML सरकार बना पाते और KP शर्मा ओली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन पाते। लेकिन इन छोटी पार्टीज ने KP ओली को सपोर्ट करने से मना कर दिया ड्यू टू सम रीजंस, और उन्होंने प्रचंड को सपोर्ट किया। तो फाइनली जोड़ तोड़ के, और इसीलिए KP शर्मा ओली जो है वो PM नहीं बन पाया और उनका बहुत ज़्यादा उनको मलाल रह गया। तो फाइनली जो सरकार बनी वो इन सारी पार्टीज़ के सपोर्ट से मिली। तो KP शर्मा ओली ने सपोर्ट किया पुष्प कुमार दहल को, उसके साथ में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मतलब ये सारी जितनी लेफ्ट आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी थी सब एक साथ आई। एक पूरा लेफ्ट का डेमोक्रेटिक अलायंस, डेमोक्रेटिक लेफ्ट अलायंस बना और उसके तहत इन सब ने सपोर्ट करके, और 3 इंडिपेंडेंट ने भी सपोर्ट किया था यहाँ पर, तब जाकर के 138 का आंकड़ा ये लोग छू पाए। इनके पास टोटल 136 सीट हो रही थी, 2 सीट से चूक रहे थे। फिर इन्होंने मिला जुला करके सरकार फाइनली बना ली और प्रचंड जो है वहाँ पर PM बन गए। अब PM बनने के बाद अब पटने तो थी नहीं, क्योंकि UML पार्टी के पास ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा सीट थी। वही वाली बात हो गई थी जो बिहार में हुई थी कि RJD के पास सीट ज़्यादा है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो JDU का, मतलब कि नीतीश कुमार है, तो अब पटेगी कैसे? तो वही हुआ था, यहाँ पर पट नहीं रही थी आपस में। ये अपनी डिमांड्स को बहुत प्रमुखता से रखते थे, मिनिस्टर्स इनके ज़्यादा थे और प्रचंड जो है वो अपनी मर्जी का काम करते थे। तो जब नेपाल में हिंदू अपराइजिंग हुई तो ये झगड़ा जो है वो बहुत मुखरता से दिखने लग गया लेनिनिस्ट पार्टी का और माओइस्ट पार्टी का। तो अब बीच में क्या हुआ कि प्रचंड जो है उनसे इन्होंने समर्थन KP ओली ने अपना वापस ले लिया और ये अलायंस जो है वो टूट गया। लेकिन तभी नेपाली कांग्रेस ने प्रचंड को समर्थन दे दिया। कुछ महीने तक प्रचंड नेपाली कांग्रेस के साथ PM बने रहे, लेकिन फिर ये KP ओली के साथ चले गए नवंबर के टाइम में। और जब ये KP ओली के साथ गए तो अभी कुछ ही महीने हुए थे और फिर KP ओली ने इनसे समर्थन वापस ले लिया और नेपाली कांग्रेस और KP ओली का कुछ अपना इंटरनल समझौता हो चुका है और अब ये दोनों मिलजुल करके सरकार बनाएंगे जिसमें KP ओली प्रधानमंत्री शायद बन सकते हैं। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है कि नेपाली कांग्रेस जैसी पार्टी जो है वो पावर में आ जाएगी और पुष्प कुमार दहल प्रचंड, जो कि बहुत एंटी इंडिया PM थे नेपाल के, वो फाइनली जो है वो पावर से बाहर जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा नेपाल की पॉलिटिक्स समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हिंदू अपराइजिंग हुआ और सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस बन करके आई, लेकिन फिर भी नेपाली कांग्रेस का PM नहीं बन पाया या वो पार्टी पावर में नहीं रह पाई बिकॉज ऑफ दी लेफ्ट अलायंस। तो वो लेफ्ट अलायंस को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो इंटरनल फॉरेन पॉलिसी है उसने अच्छा काम किया है और नेपाल के अंदर में जो ये सरकार फॉर्म होगी नई वाली जिसमें नेपाली कांग्रेस पावर में आएगी, वो इंडिया के
साथ अलाइन होकर के काम करेगी और एंटी चाइना काम करेगी। तो आई होप आपको ये पूरा नेपाल का पॉलिटिक्स समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है ऑन द पॉपुलर डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। यूपीएससी सीएससी का जो हमारा 15 मंथ्स का कोर्स है, उसकी कोर्स फीस सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपये हमने फिर से कर दी है। ये प्राइस बढ़ गए थे बीच में, और इस कोर्स फीस में आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर कराया जाएगा। टॉप इंडिया की फैकल्टीज लाइक मृणाल सर, लाइक सुदर्शन सर, लाइक प्रतीक सर, ये सारी फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ाएंगी। अगर आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करना चाहते हो, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करिएगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल नेपाल की पॉलिटिक्स समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।